दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? ये लिखा गया 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1। हम लोग केमिस्ट्री में कौन चैप्टर कर रहे हैं बाबू? चैप्टर 1। इसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब दिखा लेक्चर 3, यानी इससे पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 हो चुका है, उससे पहले हम लोग बेसिक पढ़ चुके थे लोग। तो बताइए रासायनिक अभिक्रिया क्या है? पढ़ लिए थे लोग, उदाहरण पढ़ लिए थे लोग, विशेषता पढ़ लिए हैं लोग, और क्या पढ़ लिए हैं लोग? प्रकार पढ़ लिए हैं। तो चारों प्रकार के बारे में पूरे डिटेल्स में पढ़ लिए हैं लोग ना। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कुछ अन्य प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, जो आज हम लोग पढ़ना है। तो आज हमें क्या क्या पढ़ना है बाबू? पहला टॉपिक क्या पढ़ना है? उपचयन अपचयन। उपचयन के एक और नाम क्या है? ऑक्सीकरण। अपचयन के एक और नाम क्या है? अवकरण। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं, उपचयन अपचयन ऑक्सीकरण अवकरण, ठीक है। अब हम हमेशा सिर्फ क्या बोलेंगे? उपचयन, और क्या बोलेंगे? अपचयन। बाय द एग्जाम में क्या ऑक्सीकरण क्या है? तो किस ऑक्सीकरण बोले थे? तो जो बात है उपचयन में लिखा हुआ है ना ऑक्सीकरण में लिखेंगे, ध्यान रखिए। इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं लोग? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो उपचयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं लोग? ऑक्सीडेशन। अपचयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिडक्शन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं उपचयन से। यदि आपने उपचयन ध्यान से पढ़ लिया तो मानिए क्या पढ़ लिया? अपचयन भी पढ़ लिया। तो उपचयन क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया ही ना है, एक प्रक्रिया है। तो कौन प्रक्रिया? इन रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एक क्या होता है? प्रक्रिया होता है। तो ध्यान सुनिए, उपचयन में क्या होता है? किसी पदार्थ में जब ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उपचयन कहते हैं। अब इसके जब विपरीत बात करेंगे तो अपचयन क्या हो जाएगा? अपचयन। ध्यान नहीं, लिखा गया है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं वो? उपचयन। तो किसी पदार्थ में तो ऑक्सीजन आके मिल जाए, चाहे उस पदार्थ से हाइड्रोजन क्या हो जाए? निकल जाए, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? उपचयन। और ये बता दें, देखिए जो हाइड्रोजन का योग, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के योग या ह्रास के आधार पर हम उपचयन उपचयन पढ़ रहे हैं, ये सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है। क्या है? इसके आगे भी ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर हम बता पाते हैं कि उपचयन हो रहा है कि उपचयन हो रहा है। इस बेसिस पे पता है, सिर्फ आप वो क्या बोलते, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हाइड्रोजन दिखाई देगा उन्हीं में आप बोल सकते हो उपचयन अपचयन हो रहा है। इसे बताइए। तो अभी बोला किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन। तो आपके अनुसार बताइए Mg + Cl2 क्या इसमें उपचयन अपचयन हो रहा है? अरे इसमें उपचयन अपचयन नहीं ना हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, बट इसमें उपचयन अपचयन हो रहा है। तो सर आप कैसे बोल रहे हैं? ये आप लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ पर Cl का ऑक्सीकरण संख्या 0 है, बट यहाँ पर +2 है और यहाँ पर क्या है? -1। तो एक कॉन्सेप्ट आप लोग क्लास में पढ़ेंगे लोग, जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उसका उपचयन होता है। क्या होता है? उपचयन। तो इसका मतलब Mg का यहाँ पर क्या हुआ है? उपचयन। क्या हुआ है? उपचयन। और इसे क्या हुआ है? अपचयन। इसे क्या हुआ है? अपचयन। देख पा रहे हैं सभी लोग? यानी इसमें उपचयन अपचयन है, लेकिन जो 10th में आपको पढ़ना है उस बिहाफ पर आप इसे नहीं बता सकते। समझ रहे सभी लोगों? एक और चीज, आखिर इसका उपचयन क्यों हुआ? क्यों हुआ? इसके कारण हुआ। तो इसमें बताइए उपचायक कौन है? उपचायक, उपचायक कौन है जो उपचयन कराए? बताइए। Cl2 है ना, तो इसे बोलते हैं उपचायक। क्या बोलते हैं? यहाँ Cl2 क्या है? उपचायक। तो Cl2 क्या है बाबू? उपचायक। ध्यान देंगे, ये वाला क्या है? उपचायक, ठीक है। अब बताइए इस अभिक्रिया में किसका अपचयन हुआ? अपचयन। अपचयन बोले अपचयन, Cl2 का हुआ है ना। तो Cl2 का जब अपचयन हुआ है तो बताइए आखिर अपचयन कौन कराया? किससे कारण हुआ? Mg करण हुआ ना, तेरी अपचायक है। क्या है? ये वाला है अपचायक। ध्यान देंगे। तो क्या इसे कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ध्यान सुना लो, जिस पदार्थ का उपचयन होता है क्या होता है? उपचयन। उसे हम क्या बोलते हैं? अपचायक। उल्टा देखिए, उल्टा चल रहा है। और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उपचायक। सुन रहा है ना? तो सर ये कौन सा बात हुआ? इसे इमेजिन कीजिए, मान लीजिए दो इंसान है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक ए है और बी है। ध्यान देना, ए है और बी है, ठीक है। बी के पास ज्यादा पैसा है। क्या है? ज्यादा पैसा। इसके पास कम पैसा। इसके पास क्या है? कम पैसा। ध्यान समझिएगा। अब बताइए इसमें अमीर कौन है आपके अनुसार? हई है अमीर, हई क्या है? गरीब, ठीक है। अब बताइए इसने कुछ इसको पैसा दे दिया, तो पैसा देने वाला क्या है? अमीर। तो जब पैसा देता है धीरे धीरे गरीबी ना होगा। तो जो इंसान गरीब हो रहा है, माने क्या बोलते हैं, पैसा दिया तो क्या हो रहा है? देखिए तो गरीब। तो अमीर था लेकिन प्रोसेस समझ पा रहे हैं लोग, है अमीर लेकिन ये किससे काम हो रहा है? गरीब बनने का काम ये कर रहा है। सबसे बेस्ट बिना कंफ्यूजन का वैसे समझिए, जिस पदार्थ का होगा उपचयन उसे हम क्या बोलेंगे? अपचायक। क्या बोलेंगे? अपचायक। जिस पदार्थ का होगा अपचयन उसे हम क्या बोलेंगे? उपचायक। ये डिफिनेशन रख लीजिए लोग, किस रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का उपचयन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अपचायक। जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उपचायक। तो अभिक्रिया लिख देगा, बोले किसका उपचयन किसका अपचयन। लेकिन अभी इस अभिक्रिया को देखकर डिफिनेशन में बोल सकते हैं उपचयन अपचयन? नहीं बोल सकते हैं। इसलिए हम जितना टेंशन पढ़ना उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे लोग,
परिभाषा बोले जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया हम लोग क्या कहते हैं? उपचयन। क्या कहते हैं? उपचयन। चलिए कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, कुछ उदाहरण सोचते हैं लोग, ठीक है। मैं जब बात करते हैं ऑक्सीजन का यौग वाला बात करें, C+O2 क्या बनता है? CO2। सही है। क्या अवस्था के साथ लिख सकते हैं लोग? यदि आपको अवस्था के साथ लिखना था लिखना नहीं आता है तो नहीं लिखेगा। जैसे कार्बन किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। ऑक्सीजन तो कोष्ठ में जी लिख देंगे, CO2 गैस तो जी लिख देंगे, कोई दिक्कत इसमें? चल अब तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? कार्बन में किसका जो हो रहा है? ऑक्सीजन का, यानी कार्बन में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अपचायक। क्या बोलते हैं? अपचायक। यानी ये अपचायक हो जाएगा, तो हई वाला क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक हो जाएगा, यानी उपचायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपचायक। ठीक है। एक और जब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है ना तो कन्फर्म से क्या हो रहा है? अवकरण। आप सुन लीजिए लोग, एक का ऑक्सीकरण तो दूसरा क्या होगा? अवकरण होगा। लेकिन अभी डिफिनेशन के बेसिस बता सकते सर इसका अवकरण हो रहा है? नहीं बता सकते, कि डिफिनेशन में तो बोला है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उस हम क्या बोलते हैं? उस अभिक्रिया को उपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपचयन। तो चलिए एक और मान लीजिए इसी तरह एग्जांपल लेते हैं। मान बात करते हैं मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ मैग्नीशियम एक और यहाँ पे एक, ऑक्सीजन कितना है? 2, तो यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ पे 2 2। कोई दिक्कत इसमें? चलिए कोई रिएक्शन सोचते हैं इसमें हाइड्रोजन निकलता है, क्या निकलता हो? हाइड्रोजन निकलता हो। जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं ऐसे बहुत सारे, चलिए एक काम करते हैं ना, आगे जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे ना, फिलहाल ये 2 रिएक्शन काफी है, ठीक है। उसमें क्या होगा? उपचयन अपचयन दोनों दिखा देंगे। उपचयन अपचयन क्या करेंगे लोग? दोनों दिखा देंगे लोग, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए फिलहाल इन दोनों रिएक्शन की बात करें, इन अभिक्रिया में किसका उपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है? कार्बन का उपचयन हो रहा है कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है? इसमें किसका उपचयन हो रहा है? मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है ना। तो हमने एक टर्म बोला था कुछ देर पहले, उपचायक अपचायक का। तो बताइए तो जिस पदार्थ का उपचयन होता है उसमें क्या बोलते हैं? बताइए जिस पद, अब थोड़ा सा इसको और शुरू बेहतर से कर सकते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या बोल सकते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का उपचयन होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का क्या होता है बाबू? उपचयन होता है। जिस पदार्थ का उपचयन होता है उसे अपचायक, राइट, उसे क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। अब चलिए मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इस रिएक्शन में अपचायक कौन है? तो अपचायक पहचाना तब खोजना है किसका उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचयन, ठीक है। तो इसमें अपचायक कौन है? सी है ना, राइट। तो ऊपर की अभिक्रिया में यहाँ पर सी और इसमें क्या है? Mg। ये दोनों क्या है? अपचायक है। तो जब ये दोनों अपचायक है तो बाकी वाला क्या है? उपचायक है। तो वो अच्छा उपचायक का नाम बताइए। O2 एक अच्छा ऑक्सीकारक का नाम बताइए। उपचायक को ही नाम ऑक्सीकारक कहते हैं। उपचायक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। अपचायक को क्या कहते हैं? अपचायक को लिख देते हैं। देखिए यहाँ क्या लिख देते हैं, यहाँ पर एक मिनट पूरा सेलेक्ट। हालांकि सबसे बेस्ट उपाय क्या है बताइए लो, ऊपर वाला ध्यान रखिए लो, कौन? उपचयन अपचयन बोले या ऑक्सीकरण बोले, बात है कि ना है। अपचायक एक और नाम क्या होगा? अवकारक। उपचयन अपचयन ऑक्सीकरण अवकरण। तो अपचायक को हम क्या बोल सकते हैं? अवकारक। क्या कह सकते हैं? अवकारक कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब बताइए ऊपर की अभिक्रिया में दिखाई दे रहे हैं पर, तो बताइए ऊपर की अभिक्रियाओं में अपचायक कौन है बताइए? सी और Mg। सी और Mg क्या है बाबू? अपचायक है। कितने को समझ में आ गया? एक बार देखिए ध्यान से, लिख सकते हैं लोग? तो यदि उपचयन है तो इतना लिख सकते हैं सभी लोग, किसको दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमें क्या पढ़ना है? अपचयन। तो अपचयन क्या होता है? जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को अपचयन कहते हैं। उसका उल्टा है कि नहीं है? ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास तो उपचयन था, लेकिन अब इसमें किसका योग हो रहा है? हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन का ह्रास, तो सब क्या बोलते हैं? अपचयन कहते हैं। आसान है। अब इससे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे बोला हाइड्रोजन का योग, कोई सोचे तो इसमें हाइड्रोजन का योग, मैं ये बात करते हैं H2 + Cl2 क्या होगा? HCl। तो संतुलित कर लेंगे लोग, यहाँ 2 तो यहाँ क्या कर देंगे? 2 Cl 2 संतुलित हो गया। अब बताइए इसमें किस पदार्थ में हाइड्रोजन का योग हुआ है? Cl में हुआ ना, Cl2 में, इसमें हाइड्रोजन मिल गया है। तो Cl में जब हाइड्रोजन का योग हुआ तो इसे उपचयन की अपचयन?
अपचयन, इसका अपचयन, तब जब इसका अपचयन तो किसका उपचयन, H2 का उपचयन। मेरे पास समझ पा रहे हैं लोग। अब यदि इसको ऑक्सीडेशन आधार पर देखें तभी इसका उपचयन आएगा, बोलो कैसे। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका 0। सर ये क्या लिख रहे हैं, ये आपको आगे क्लास में मिल जाएगा या कभी हम एक्स्ट्रा क्लास में जो क्या करेंगे बता देंगे। सुनाई दिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर इसे क्या होगा, प्लस चार्ज, इसे क्या होगा माइनस चार्ज। तो हमने कुछ पहले बोला था यदि प्लस चार्ज बढ़ता है तो सब क्या बोलते हैं, उपचयन, और माइनस से बढ़ता है तो अपचयन। तो बताइए इसमें 0 से हुआ है +1, तो प्लस बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है ना, तो ये उपचयन क्या है, इसलिए घटा है तो क्या हुआ, अपचयन। ठीक है, अभी हम लोग जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पर देखिए, तो उसके बेसिस पर हम इसमें क्या बता सकते हैं कि सर इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसलिए इससे क्या हो रहा है, अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन। कोई दिक्कत इसमें। ऐसा और कोई रिएक्शन सोचिए तो जिसमें H2 का योग हो, हस्तांतरित कर लेंगे तो रहेगा। एक और रिएक्शन सोचिए जिसमें H2 का योग हो, H2 + Br2, एकदम बहुत सारा सोच सकते हैं। कोई H2 + O2 भी बोला है, ये भी सही है, सही है गलत। और इसमें किस पदार्थ में हाइड्रोजन का योग हुआ है, ऑक्सीजन में हुआ है ना, तो वाकई में ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन। कोई दिक्कत। अपचयन का एक और नाम क्या है, अवकरण। क्या नाम है, इंग्लिश में क्या बोलो, रिडक्शन। पता है सभी लोगों को। अब बताइए, लेकिन एक और बात सोचिए, सर इसमें तो ऑक्सीजन का योग भी तो हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका हो रहा है अपचयन, तो इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है, उपकरण। हालांकि इसमें तो दोनों हो रहा था ना, बट अभी हमको सिर्फ क्या देखना है, अपचयन। तो इसमें किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है बताइए, O2 का अपचयन हो रहा है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है। कोई दिक्कत। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल, मानिए अभी एक और स्टूडेंट बोले चलो सर H2 + Br2, क्या गलत है, बोल रहे हैं H2 + Br2, सही है गलत, ये भी सही है। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, संतुलित कर लेंगे तो यहाँ जो लगा देंगे, कोई दिक्कत। चलिए इसमें बोला है ऑक्सीजन का ह्रास। चलिए वो रिएक्शन सोचते हैं लोग, इसे CuO और +H2 क्या बने बताइए। जब इसे गर्म करते हैं तो क्या बनता है, कॉपर +H2O। क्या इसमें कोई ऑक्सीजन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए तो कोई दिखाई दे रहा है, कहाँ पे, यहाँ तक यहाँ ऑक्सीजन था, सॉरी इसमें से ऑक्सीजन तो निकल गया, निकल गया, तो यानी इसका माने इसका क्या हो गया, अपचयन। क्या हो गया, अपचयन। कोई दिक्कत। अब कुछ देर पहले उपचयन पढ़े थे लोग, उपचयन में क्या था, पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए, यहाँ देखते H2 में क्या जुड़ गया है, आगे O जुड़ गया है ना, यानी इसका उपचयन हो रहा है, बट उसको हम कहीं नहीं दिखा रहे हैं। टॉपिक क्या है, इसलिए हम अपचयन की बात करें, ठीक है। तो ये देखिए 3 गो रिएक्शन लिखा गया है, क्या 3 में पहचान सकते हैं किसका अपचयन हो रहा है, बताइए। पहला रिएक्शन में किसका अपचयन हो रहा है, Cl2 का, दूसरा में, तीसरा में CuO का अपचयन हो रहा है, किसका हो रहा है, CuO का अपचयन हो रहा है। तो दिक्कत इसमें किसी को। चलिए अब बताइए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उपचायक। क्या बोलेंगे, उपचायक, यानी ऑक्सीकारक या अकारक, बोलो। उपचयन का ही नाम है ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकारक होगा ना। तो चलिए यहाँ पे हम पॉइंट लिख सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का क्या होता है बाबू, अपचयन, जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे अपचयन हो रहा है ना, तो उपचायक। क्या कहेंगे, उपचायक। उसे उपचायक यानी ऑक्सीकारक कहते हैं। कोई दिक्कत, सही है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक, सही है। चलिए अब बताइए इसमें, बताइए ये तीनों रिएक्शन बताना है, कौन ऑक्सीकारक यानी कौन उपचायक है, बताइए। ऊपर की अभिक्रियाओं में, बताइए, ऊपर की अभिक्रियाओं में बताइए ऑक्सीकारक कौन है, बताइए। तो इसमें देखिए हमें क्या पहचानना है, किसका ऑप्शन हो रहा है, इसमें किसका ऑप्शन हो रहा है, Cl2 का। तो Cl2 क्या हुआ, ऑक्सीकारक। क्या हुआ, कोई दिक्कत, बताइए इसमें कौन ऑक्सीकारक, Br2। इसमें कौन ऑक्सीकारक, पहचान सकते हैं लोग। तो ऊपर की अभिक्रियाओं में Cl2, Br2 और CuO क्या है, ऑक्सीकारक है। क्या है, ऑक्सीकारक यानी उपचायक है। किसी को दिक्कत, देखिए समझा सभी लोगों। तो चल भाई हम लोग उपचयन पढ़ ले, एग्जाम्पल भी आ गया, एग्जाम्पल आ गया ना। एक हम कुछ देर पहले की बात बोले थे,
उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? साथ साथ क्या होती है? साथ साथ होती है ना। तो साथ साथ होती है तो इसलिए हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताते आपको। देखिए तो रेडॉक्स समझिए बड़े से, रेडॉक्स लिखे रेडॉक्स, तो रेड रेड माने रिडक्शन, आरईडी लिखा है ना, इसका माने क्या हुआ? रिडक्शन, रिडक्शन यानी अपचयन, ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन, ये क्या है? ऑक्सीडेशन यानी उपचयन। तो जब उपचयन अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उपचयन अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझ में रहा है ना। तो यदि परीक्षा में आपका उपचयन आ गया तो कुछ देर पहले जो लिखे थे लोग ये पूरा लिख देंगे, कोई दिक्कत। यदि अभिक्रिया में अपचयन आ गया तो ये लिख देंगे, अभिक्रिया में उपचयन अपचयन आ गया तो जो अभी जा रहे हैं बताने वो लिखेंगे। समझ में रहा है ना। या एग्जाम में अगर रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है तो बता सकते हैं लोग। चलिए ध्यान देंगे लोग। तो अब हम लोग को पढ़ना है उपचयन अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या पढ़ना है? रेडॉक्स अभिक्रिया। इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडॉक्स ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ध्यान देंगे। तो बताइए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है बाबू? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक अभिकारक का उपचयन तथा दूसरा का अपचयन होता है तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। समझ रहा है ना। बट यह डिफिनीशन 100% सही नहीं है। तो सर ये फिर काहे बोल रहे हैं? क्योंकि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा भी होता है ना इसमें एक ही पदार्थ क्या होता है? उपचयन होता है अपचयन होता है। समझिए पदार्थ का 50 अणु है तो 25 का उपचयन होगा, 25 क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। पदार्थ एक ही था ना, तो सर इसे भी तो रेडॉक्स बोलेंगे। बिल्कुल रेडॉक्स बोलेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत प्रकार की होती है। रेडॉक्स के अंतर्गत संयोजन भी आता है, वियोजन भी आता है, विस्थापन भी आता है, उभय विस्थापन भी आता है, असमानुपातन अभिक्रिया भी आता है। ये जो असमानुपातन शब्द बोल रहे हैं ना ये आपको कौन क्लास में पढ़ना है? कौन क्लास में? 11th क्लास में। जैसे ऐसे एक साल बताइए तो हमने सर रेडॉक्स में आप संयोजन वियोजन बोल रहे हैं तो देखिए तो बोर्ड पर। अब बताइए रेडॉक्स रिएक्शन है, बताइए विस्थापन है कि नहीं? बताइए है, बताइए संयोजन है कि नहीं? देखिए तो है ना। तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी बहुत टाइप की होती हैं। तो ध्यान से लेकिन हम लोग अभी वही लिखें जो आपकी किताब में दिया है। ठीक है। तो किताब में इंसर्ट किताब में क्या बोला है? जब किसी देखिए जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी एक अभिकारक का उपचयन तो दूसरा का अपचयन होता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो अभी सही है गलत नहीं है, लेकिन इसको और बेहतर आप ऐसे बना सकते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती है तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, लेकिन हम वही लिखें जो आपकी एनसीईआरटी की किताब में दिया है। तो बताइए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो क्या बोलेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ का यानी किसी एक अभिकारक का, किसी एक अभिकारक का क्या था बाबू? उपचयन, किसी एक अभिकारक का उपचयन तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। देखिए तो शुरू किए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक अभिकारक का उपचयन दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या समझ में आया? किस दिक्कत इसमें? तो आप एग्जाम में यदि आगे रेडॉक्स ऐसे ही लिखेंगे, कोई दिक्कत? अब बोले मान लीजिए सर ऐसे लिख दे, कोई ये लाइन बोल देगी सर जब एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होते क्या करेंगे? तो पता है वहां पर इस लाइन को कैसे जस्टिफाई करेंगे? बताइए कैसे करेंगे? तो सुन लीजिए भाई। तो उसमें आप ये बोलेंगे ना सर आपने बोला एक मान लीजिए मेरे पास ए बी पदार्थ है, क्या है? ए बी। ठीक है, ध्यान सुनिए। तो जब ए बी का मान यहाँ पर बना, इसका ऑक्सीकरण हुआ और इसी का यहाँ पर क्या बना? अवकरण हुआ। तो पदार्थ एक ही है, इसे क्या ऑक्सीकरण भी हो रहा है अवकरण भी हो रहा है। लेकिन इसमें ये मान लीजिए 50 को है 50, मान लीजिए चलिए 10 है तो 10 इसका क्या हुआ? 5 वो क्या होगा? ऑक्सीकरण। अब 5 वो क्या होगा? अवकरण। तो एक बार में जो पदार्थ है उसका तो ऑक्सीकरण हुआ चाहे अवकरण हुआ। ऐसा में एक इसमें एक ही को पदार्थ दोनों हो गया, ऐसा है क्या? ये भले सेम थे लेकिन किसी एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण हुआ तो अन्य मॉलिक्यूल का हुआ अवकरण। यानी डिफिनेशन क्या होगा? इस पर भी फिट बैठेगा। समझ में नहीं आ रहा है? एक आपको जानकारी के लिए बोल दी कि कभी ऐसा कोई बोल दिया क्या कोई एक ही पदार्थ का दोनों नहीं हो सकता है तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, लेकिन उस पदार्थ में यदि एक अणु का ऑक्सीकरण होगा तो ऐसा नहीं उसी अणु का अवकरण होगा, उसी अणु का होगा, उसी में दूसरा अणु क्या हो जाएगा? अवकरण। ये बराबर बराबर होता है, कोई दिक्कत? पता है 100 अणु है तो 50 क्या होगा? ऑक्सीकरण, अब 50 का अवकरण। इसलिए डिफिनेशन परफेक्ट है, आप यही लिखेंगे, किसी को दिक्कत? चलिए अब इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम में आगे मान लीजिए रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है?
2 नंबर का सवाल है, तो 2 में 2 नंबर कब मिलेगा? जब आप डिफिनेशन लिखकर क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल। क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल। तो एकदम आसान से एग्जाम्पल बता रहे जो कुछ देर पहले भी देखे थे लोग, ध्यान देंगे लोग। चलिए इसे देखिए, तो कॉपर ऑक्साइड प्लस प्लस H2, बताइए जब इसे गर्म करते हैं तो क्या बनता है? Cu प्लस H2, Cu प्लस H2 क्या अवस्था के साथ लिख सकते हैं? तो हम बोले थे उस दिन यदि आप अवस्था के साथ लिख सकते हैं तो लिख लेंगे, और नहीं तो बिना अवस्था के लिए, इन्हें अवस्था लिख दे गलत लिख दे तो फिर आपके लिए निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होता है ना, मैंने टीचर लगी तो गलत जानता है, उसे अपने कमी दिखाई नहीं करेंगे। समझ रहा है? चलिए इसे ये किस अवस्था में होगा? ठोस अवस्था है, गैस, ये ठोस, और ये वाला ऑप्शन भाई, ये जो चीज है ना, ये चीज इसका अवस्था डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, डिपेंड करता है। यदि अब इसे गर्म कर रहे हैं, यदि गर्म कर रहे होंगे 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर, तो ये जल किस अवस्था में रहेगा? गैस के रूप में रहेगा। यदि गर्म करेंगे 100 से कम ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर गर्म करें तो लिक्विड क्या रहेगा? अब इसमें कहीं टेम्परेचर मेंशन किया गया है? नहीं किया गया। नहीं, मानिए सामान्य ताप पर गर्म करने की बात हो रहा है, तो लिक्विड क्या लिखेंगे यहाँ पर? लिक्विड। तो क्या अवस्था लिख सकते हैं लोग? लिख सकते हैं लोग ना, बट कंफ्यूजन वाला में आपको अवस्था नहीं लिखना। कितना समझ में गया? अब बताइए इस प्रोसेस में देखिए ध्यान से, इस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या ऑक्सीकरण हो रहा है? देखिए कॉपर साथ ऑक्सीजन था, अब बताइए क्या कॉपर साथ ऑक्सीजन है? नहीं है ना। तो जब पदार्थ से ऑक्सीजन निकल जाता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अवकरण। क्या बोलते हैं? याद कीजिए परिभाषा, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास हम क्या बोलते हैं? उपचयन। क्या कहते हैं? उपचयन बोलते हैं, उपचयन। लेकिन जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलता है, चाहे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? अपचयन। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, जुड़ रहा है, तो निकल रहा है तो क्या होगा? अपचयन होगा ना। यानी इसमें CuO का क्या हो रहा है? तो लिख देंगे अपचयन। तो बताइए इस अभिक्रिया को इससे बोले, इसमें कॉपर ऑक्साइड का अपचयन किसके रूप में हो रहा है? तो कॉपर ग्रुप में। CuO का अपचयन Cu में हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे H2 था, अब यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन आ गया, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा है कि निकला है? जब ऑक्सीजन का योग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उपचयन। लिख देंगे उपचयन। कितने स्टूडेंट ऐसा लिख सकते हैं? देख भाई, अब 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। एक हई लिख लो, हई आराम से कितना होगा? 2 में 2 नंबर एकदम इजीली मिलेगा। क्या इसको थोड़ा सा और कुछ इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं और जानकारी वाला? जैसे एग्जांपल नंबर इसको 1 मान लेते हैं। अब मान आपसे बोले बताइए इस रिएक्शन में कौन अपचायक है, कौन उपचायक? कौन उपचायक है, कौन अपचायक है? बताइए, सोच के बोलना लो ध्यान से। जैसे अभिक्रिया में कौन उपचायक है, कौन अपचायक है? इस अभिक्रिया में उपचायक पहचानना है और क्या पहचानना है? अपचायक पहचानना है। पहचान लेंगे लोग तो उपचायक डिफिनेशन में आते हैं। तो हमने क्या बोला था? उपचायक है तो जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उपचायक। तो किसका अपचयन हुआ है? CuO का ना, तो ये हो गया उपचायक। कोई दिक्कत? सही है। देखना, उपचायक को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जो किसी पदार्थ को ऑक्सीजन देता है उसे हम उपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचायक। क्या ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है? इसी के पास में ऑक्सीजन था, इसने इसको ऑक्सीजन दे दिया, तो उपचायक हो गया। लेकिन सबसे बेस्ट यही है जो हम कुछ देर पहले बताए थे। अब देख अपचायक, तो जिसका उपचयन होता है, तो उपचयन H2 का हो रहता है, H2 हो गया। अब ये थोड़ा सा और बेहतर हो गया। अब यहाँ पे एक कब लिखेंगे? जब दूसरा पता है तब तो लिखेंगे। अच्छा मानिए परीक्षा में रेडॉक्स अभिक्रिया आ गया, ये आपने लिख दिया ना। अब मानिए परीक्षा में सवाल आ गया, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? कोई 2 उदाहरण लिखे, तो क्या इसमें पूरा नंबर मिलेगा? एक और लिखना पड़ेगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। किस दिक्कत इसमें? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कैसा कोई एग्जाम्पल सोच सकते हैं लोग? सोचिए लोग। इसे मानिए बात करते हैं जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन, इसे गर्म करें तो क्या होगा? जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड सूत्र क्या होता है? CO। ये सब समझने में कोई दिक्कत होता है किसी को? दिक्कत नहीं ना होता है। चलिए इसे थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं लोग। ये मोनो डाई ट्राई क्या होता है? तो सुनिए भाई जान, मोनो माने क्या होता है? मोनो माने एक, काउंटिंग है केमिस्ट्री में सीख लीजिए लोग। मोनो माने एक, डाई माने 2, तो 2 के लिए लिखते हैं डाई। ट्राई माने 3, टेट्रा माने 4, पेंटा माने 5, इसी तरह आगे बढ़ते रहता है। पेंटा माने 5, हेक्सा माने 6, हेप्टा माने 8, 7, ऑक्टा माने, नोना माने, डेका माने 10। तो 10 तक सीख लेंगे, काम हो जाएगा। सुन रहा है ना? तो सुन ले भाई, अभी फिलहाल 5 देख लीजिए लोग, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और बेहतर तरीके पढ़ेंगे लोग। बताइए लो, मोनो माने 1, चल देखिए लीजिए। डाई माने, टेट्रा माने, पेंटा माने 4, 5, हेक्सा माने 6, बहुत सही। हेप्टा माने 7, ऑक्टा माने 8, नोना माने 9, और डेका माने
डेका माने 10, डेका माने 10, कोई दिक्कत? चलिए कुछ एग्जांपल देखिए ध्यान से। मान हम बोले कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं लोग? कार्बन डाइऑक्साइड, तो गौर करेंगे लोग। तब इसमें संकेत संयुक्त नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि सिर्फ हम आयनिक यौगिक के लिए बताए थे संकेत संयुक्त, याद है? अब ये सब सहसंयोजक यौगिक है। किसे यौगिक है? बताइए सूत्र क्या होती है? तो कार्बन है तो सी, और डाइऑक्साइड, तो ऑक्साइड माने ओ, और डाई है तो दो लगा देंगे, सही है? कोई दिक्कत? कार्बन मोनोऑक्साइड, बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड, बताइए कार्बन है तो सी, ऑक्साइड माने ओ, और मोनो माने एक। मान लीजिए इमेजिन करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कार्बन टेट्राऑक्साइड होता मान लेते तो CO4, लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है। कितना समझा गया? आया? तो नहीं बताएगा, बताओ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, बताइए लो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बता सकते हैं लोग क्या होगा? NO, सही है? अरे सही है ना, नाइट्रोजन माने N, अब मोनोऑक्साइड माने O, एक ही बन रहेगा। अब बताइए तो एगो लास्ट डाई नाइट्रोजन, सोच समझ के बोलना, क्या लिखे बताइए तो? डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन यानी N, डाई माने दो गो है, पेंटा ऑक्साइड तो ऑक्साइड को हो गए 5 गो, तो N2O5, आसान है भारी, सोच सकते हैं लोग। तो जब ये सीख लेते और ही फायदा हो गया। बोल क्या फायदा हो गया भाई? अगला पार्ट हम पढ़ाएंगे, समझिए पढ़ाएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है? तो चलिए भाई एक और ही सीख लीजिए इसमें। तो जी 1 के लिए एक लिखते हैं, 1 के लिए एक लिखते हैं ना। हेमी के लिए क्या लिखते हैं? हेमी, हेमी यानी आधा, इसे अर्ध बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अर्ध। अर्ध के लिए क्या लिखेंगे? 1/2, क्या लिखेंगे? 1/2। तो देखिए इसे क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, H2 को हम देखिए, जब जल जो होगा ना क्रिस्टलन के जल के रूप में होगा तो उसे हाइड्रेट क्या पढ़ेंगे? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अच्छा बताइए इसे क्या पढ़ेंगे? सोच समझ बोलना लो, Na2CO3 डॉट 10H2 कहेगा बड़ा, एक मिनट, डॉट 10H2, बताइए इसे क्या पढ़ेंगे? इसे क्या पढ़ते हैं? सोडियम कार्बोनेट, H2 का हाइड्रेट पढ़ना है, तो कोहाइड्रेट है 10, तो 10 के लिए क्या लिखते हैं? डेका, तो इसे पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। समझ में इसे भी लिखो, तो आपको अगले पार्ट में ये सब दोनों चीज मिलेगा, ठीक है? तो अब मोनो में कंफ्यूजन नहीं ना होगा। चले आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सुनिए, आज तक इस अभिक्रिया में बताइए किसका उपचयन किसका अपचयन? तो इसमें से ऑक्सीजन गायब हो रहा है, तो इसे क्या हो रहा है? अपचयन, बहुत सही। इसका क्या हो रहा है? लिख देंगे उपचयन। कितने को समझ में आ गया? आ गया क्या? इस अभिक्रिया में उपचायक अपचायक पहचान लेंगे लोग, पहचान लेंगे लोग। चलिए देखिए बोर्ड पर, उपचायक बदल, इसमें हमने क्या बोला? जिस पदार्थ का उपचयन उस हम क्या बोलेंगे? उपचायक। किसका उपचयन हो रहा है? ZNO का हो रहा है, ZNO। अब बताइए जिसका हो अपचयन उपचयन उस हम क्या बोलेंगे? अपचायक। इसमें क्या है? सी। आसान है भारी? अब इमेजिन करते हैं, मान लीजिए 5 नंबर वाला रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? आप लिखिएगा 5 नंबर लाइक नहीं हो गया? हो गया ना? हालांकि इसके साथ कुछ हो रहा है, ऐसे नहीं 5 नंबर का गया भाई, जो आ भी गया तो सफिशिएंट है कि नहीं है? आप इसे और भी बहुत सारे एग्जांपल सोच सकते हैं, किसी को दिक्कत? तो चलिए उपचयन अपचयन क्या हुआ? पूर्णतः कंप्लीट हुआ, किसी को डाउट है? अब देखिए, तो उपचयन अपचयन दो प्रक्रिया की बात किया ना, हमारे दैनिक जीवन में बहुत जगह पर उपचयन क्या देखने को मिलता है? उपचयन देखने को मिलता है। इसलिए हमें लास्ट टॉपिक क्या पढ़ना है? हमारे दैनिक जीवन में उपचयन का प्रभाव। तो यहाँ लिखा गया है कि हमारे दैनिक जीवन में अनेक स्थानों पर उपचयन अभिक्रिया दिखाई देती है। तो जब भी आता है उपचयन का बात, इसका माने क्या हुआ? O2 का योग, O2 का योग या H2 का हरा, सही ना यार? तो मैं कहीं कहीं किसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयन है कि नहीं है? है ना? तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत जगह ऐसी रिएक्शन देखने को मिलते हैं जिसमें क्या होता है? उपचयन। क्या होता है? यानी या तो ऑक्सीजन जुड़ता है, नहीं तो हाइड्रोजन निकलता है। तो ज्यादातर हम ये पढ़ना है कौन? O2 का योग वाला। कौन पढ़ना है? O2 का योग वाला, ध्यान देंगे। तो देखिए क्या लिखा गया, देखिए तो हमारे दैनिक जीवन में अनेक स्थानों पर उपचयन अभिक्रियाएं दिखाई देती हैं। जैसे में संक्षारण शब्द सुने हैं लोग? इस लोहा पर जंग लगता है, क्या संक्षारण ही ना है? तो संक्षारण हो गया। चलिए और बोलिए लोग, एक टर्म है विकृत ग्रंथिता। क्या है? विकृत ग्रंथिता, देख पा रहे हैं लोग? और एक है दहन। क्या है? दहन। और भी बहुत सारे, बट हमें मात्र 3 पढ़ना। कितना पढ़ना है? 10th क्लास में उपचयन के प्रभाव में मात्र कितना टॉपिक पढ़ना है? 3। एक पढ़ना है संक्षारण के बारे में, एक पढ़ना है विकृत ग्रंथिता के बारे में, और एक पढ़ना है दहन के बारे में। तो ध्यान सुनिएगा लोग,
संक्षारण जो टॉपिक है ना, इस पाठ में भी पढ़ना है और तीसरा पाठ में भी पढ़ना है। किस पाठ में पढ़ना है? तो सर तीसरा पाठ में क्यों पढ़ना है? तो संक्षारण जो प्रक्रिया है किसके साथ होता है? ओनली धातु। किसके साथ होता है बाबू? धातु के साथ होता है। तो चूंकि तीसरा पाठ का नाम है धातु और अधातु, उसमें भी इस टॉपिक को और डिटेल्स में पढ़ना है। समझ रहा है ना? चलिए, विकृत ग्रंथिता सिर्फ इसी पाठ में पढ़ना है, आगे पाठ में पढ़ने को नहीं मिलेगा। नहीं तो मिलेगा। और ये जो दहन है, दहन इस पाठ में नहीं पढ़ना, सीधे चौथा पाठ में। कौन पाठ मिलेगा? फोर्थ चैप्टर मिलेगा। कौन चैप्टर मिलेगा? फोर्थ चैप्टर मिलेगा, यानी जब कार्बन और इसके यौगिक पढ़ेंगे तब। तो एनसीईआरटी किताब के अनुसार आपको पहला पाठ में संक्षारण पढ़ना और क्या पढ़ना है? विकृत ग्रंथिता, इन दोनों के बारे में थोड़ा सुन लीजिए लोग, तब इसको समझाते हैं फिर से। ठीक है, तो सुनिए संक्षारण क्या होता है। तो जब किसी, देखिए, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता इत्यादि के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे क्या होने लगता है? नष्ट होने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। अच्छा, आर्द्रता माने क्या होता है? नमी होता है। पढ़े लो नमी। और नमी का मतलब क्या हुआ? खाली जल कि सिर्फ हवा, कि जल हवा दोनों? दोनों। इसमें जल और हवा दोनों। तालेंगे आप लोग पढ़ाएंगे, जब धातु पढ़ाएंगे उसमें, कि कोई क्या बोलते हैं, धातु नष्ट कब होगा? सिर्फ जल के संपर्क में रहे, नहीं होगा। प्योरली ऑक्सीजन के संपर्क में रहे, नहीं रहेगा। जैसे दोनों के संपर्क में आए तो क्या होगा? उसका संक्षारण शुरू हो जाएगा। ठीक है, पढ़ेंगे लोग। तो ये सब है। अब संक्षारण है कुछ एग्जाम्पल, जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला होना, तांबे पर हरी, तांबा यानी कॉपर पर हरी परत चढ़ना। बस में रहा है ना? तो ये सब एग्जाम्पल हुआ। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बढ़िया देख लेते हैं लोग। लिखना भी तो होगा ना। तो पहला टॉपिक क्या है? संक्षारण। यदि क्या लिखा गया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होने लगती है तो उस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। आसान है भारी? आसान है। अब कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल बताइए। तो जैसे 1 नंबर, लोहे पर क्या लगना? जंग लगना। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल बताइए, चांदी पर हरी परत चढ़ना। चांदी पर हरी की काली, काली, चांदी पर काली परत चढ़ना, यानी काला होना। बातें के है काली परत चढ़ना, चाहे बोल दे चांदी काला होना, दोनों का मतलब क्या है? सेम। तीसरा बताइए क्या है? तांबा यानी कॉपर। तांबा यानी क्या होता है? कॉपर, इसी को ना बोलते हैं कॉपर। चलिए, तो कॉपर पर हरी परत चढ़ना। किसी को दिक्कत है? ध्यान से, किसी को दिक्कत है? बताइए। चांदी का काला होना, तांबे पर हरी पर चढ़ना, तांबा पर हरा पर चढ़ना, और चांदी काला होना, लोहा पर जंग लगना। किसी इसमें दिक्कत? तो ध्यान से। तो यदि क्वेश्चन है संक्षारण क्या है, आपने परिभाषा लिखा, एग्जांपल लिखा, तो पूरा नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। किसी दिक्कत है? ऐसे कुछ एडिशनल बात जा रहे हैं बताने, जो एनसीईआरटी किताब में नहीं दिया है। एक और बात इसमें आप ये भी सोच सकते हैं, सर संक्षारण हो रहा है, धातु नष्ट, इसको बचाने का उपाय नहीं है, तो संक्षारण क्यों हो रहा है बताइए? इन सब के कारण हो रहा है ना। तो किसी तरह हम इन सब का संपर्क धातु से तोड़ दे तो क्या संक्षारण होगा? तो धातु को हम पेंट करते हैं, तो पेंट करने से क्या होता है? ऑक्सीजन का संपर्क क्या होता है? धातु से टूट जाता है। जल का संपर्क धातु से क्या होता है? टूट जाता है। तो संक्षारण नहीं होता है। और भी बचाने के बहुत सारे उपाय हैं, सही असत लेपन है, क्या क्या है, ये सब कौन पाठ पढ़ेंगे लोग? तीसरा पाठ में। पहला पाठ में जितना था उतना पढ़ ली, देखिए लोग ध्यान से, कोई दिक्कत? ऐसा कुछ हम एडिशनल बात ऐड कर रहे हैं, याद होता है तो ठीक, नहीं होता कोई बात नहीं। ठीक है। लोहे पर जंग लगना, तो सर इसमें जंग लग रहा है, तो जंग का सूत्र क्या होता है बताइए? पहले के लोहे पर जंग लगना, तो बताइए जंग का सूत्र क्या होगा? यहाँ जंग का सूत्र क्या? जंग क्यों लगा? उस पर क्या जमा हो गया? तो उस पर फेरिक ऑक्साइड, आयरन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो बनाता है फेरिक ऑक्साइड। क्या बनता है? उस पर एक फेरिक ऑक्साइड का लेयर लग जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जंग। क्या बोलते हैं? बट ये जो फेरिक ऑक्साइड होता है ना, जलयोजित होता है। क्या होता है? जलयोजित होता है, थोड़ा सा उसमें जल का भी मात्रा रहता है। तो सुनिए ध्यान से, फेरिक ऑक्साइड क्या होगा? Fe2O3 से गलत, फेरिक ऑक्साइड हो गया ना, Fe2O3, और जलयोजित है नहीं, थोड़ा सा क्रिस्टलन का जल है, तो H2O। सर इसका मात्रा फिक्स नहीं, इसलिए हम x क्या लगा दिया? तो ये है, कोई बोले जंग का सूत्र बताइए, तब क्या बोलेंगे? Fe2O3 x H2O, इसे हम बोलते हैं जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे लोग? जलयोजित। संधि कर दीजिए, तो जलयोजित काची फेरिक ऑक्साइड। कोई दिक्कत? चलिए देखिए लो, चांदी पर काली परत चढ़ना। तो जो काली परत चढ़ते सूत्र क्या होता है? इसमें चांदी पर जो काली परत है उसका सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है सिल्वर सल्फाइड। तो सल्फाइड का संकेत एस होता है, संयोजकता 2 होता है, तो Ag2S क्या हो जाएगा? Ag2S। तो बताइए चांदी पर काली परत जो होता है उसका सूत्र क्या होता है? Ag2S। Ag माने चांदी था, ऐसे सल्फाइड का लेयर लग गया तो क्या हो गया? Ag2S बन गया, यही काला होता है। यही कैसा होता है? काला।
तो चांदी पर काली परत का सूत्र क्या है? Ag2S। क्या है? इसे बोलेंगे सिल्वर सल्फाइड। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत इसमें? तांबा पर हरी पर चढ़ना, ये होता है कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड। एक बार देखिए ध्यान से, कुछ सवाल पूछना, बताइए लो लोहा पर जो जंग लगता है, जंग का सूत्र क्या है? बताइए। चांदी पर काली परत का सूत्र क्या है? सही है, बताइए लो। तांबा पर जो हरा पर चढ़ता है उसका सूत्र क्या है? सही है। इसमें आप किसे ऐसे लिए सुना दे, चांदी पर काली परत चढ़ना है, यहाँ लिख देंगे इस काली परत का सूत्र Ag2S होता है। इस हरी परत का सूत्र क्या होता है? CuCO3 COH। मतलब यहाँ लिख लो काली परत का कची सूत्र लिख लेंगे लोग, हरी परत का सूत्र। कितना समझ आ गया? ये एडिशनल बात है, याद होता तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। किसी दिक्कत इसमें? चलिए, तो संचरण क्या हुआ? इस पार्ट के लिए संचरण क्या हुआ? खत्म। चलिए, अब लास्ट टॉपिक क्या पढ़ना है इसमें? विकृत ग्रंथिता। दहन इसमें पढ़ना है। दहन कहाँ पढ़ना है? चौथा पार्ट में। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो लिखा है विकृत ग्रंथिता। विकृत ग्रंथिता में पता है क्या होता है? खाना खराब होता है। खाना क्या होता है? खराब। तो सर खाना खराब, तो सुनिए, सब खाना खराब नहीं होता है। वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ, जो वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाता है ना, तो उसका उपचयन क्या होता है? अब खुला छोड़े, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो उपचयन हो गया, नहीं हुआ। उपचयन होने के कारण खराब होता है। क्या होता है? अब खराब होने से क्या होता है? स्वाद और गंध दोनों बदल जाता है। तो सर गंध बदलता है तो कैसा? सुगंध या दुर्गंध आता है? दुर्गंध ना आता है, तो दुर्गंध आने लगता है। इसी परिणाम में क्या बोलते हैं? विकृत ग्रंथिता। तो यहाँ पर ध्यान देंगे लोग, देखिए हिंदी जो नाम देगा इसमें भी खास बात है। विकृत, विकृति माने होता है गड़बड़ी। विकृति माने क्या होता है? तो विकृत माने गड़बड़ी, सुना है ना। और गंधिता माने अब गंध आने लगा, क्या आने लगा? गंध आने लगा, उसी को हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता। तो इसको एक लाइन में सिंपल भाषा में याद कर सकते हैं, खाना का खराब होना ही क्या होता है? विकृत गंधिता कहलाता है। बोल सकते हैं लोग ना, बर्तन इसको बढ़िया से बोलेंगे। तो देखिए क्या लिखा गया यहाँ पर, जब किसी तैलीय या वसायुक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाता है तो उनका उपचयन हो जाता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं और उनमें दुर्गंध आने लगती है। आसानी की भरी है। इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। देखिए ध्यान से, किसी को दिक्कत? क्लियर है? अब बात करते हैं सर, तो विकृत गंधिता हो रहा है, किसी को बचाने का उपाय नहीं है? है। इसे हमको पॉइंट लिखना होगा, क्या? राइट, खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के निम्नलिखित उपाय हैं। देखिए लिखिए, खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के क्या हैं? निम्नलिखित उपाय हैं। निम्नलिखित उपाय हैं, ध्यान देंगे। निम्नलिखित उपाय हैं। चलो कुछ उपाय बताइए तो। खाना खा खत्म कर देंगे, बहुत सही। ये क्या बोल रहे हैं सर? खाना खा क्या करेंगे? खत्म। क्या करेंगे? अब ये वही हाल हो गया। ध्यान सुना लो, कभी पता है क्या होता है? गूगल भी मजाक कर लेता है। ठीक है, हाँ ऐसा होता है। बहुत लोग गाड़ी में रास्ता में क्या होता है? उल्टी होता है। तो गूगल सर, यदि हम गाड़ी में सफर करें तो मतलब गाड़ी में सफर करने पर हमको उल्टी होता है, ऐसा कोई उपाय बताइए। तो क्या रिप्लाई दे रहा है? गाड़ी में सफर ना करें। ऐसा वो अगला इंसान हमसे बोला, वो मजाक कर रहा था। ठीक है, ऐसा वो गूगल नहीं बताया होगा। तो क्या बोला? गाड़ी में सफर ना करें। हम बोले विकृत गंधिता बचाने उपाय, तो क्या बोले? खाना को खा जाए, बात करता हूँ। खाना क्या करें? खा जाए, बढ़िया है। लेकिन अब खाना तू खा लो तो भी बचल, बताओ क्या करें? तो राइट, आपने बोला फ्रिज, फ्रिज में रखते हैं लो ना, जी बिल्कुल सही है। रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या होता है? तो टेम्परेचर क्या होता है? कम रहता है, कम ताप पर रिएक्शन नहीं होता है, या धीमी गति से। कैसे होता है? ताप बढ़ने से अभिक्रिया का रफ्तार क्या होता है? बढ़ता है। देता है, इसलिए गर्मी में जल्दी खराब होता है, और ठंडा में क्या होता है? जल्दी खराब नहीं होता खाना। बस में रहे ना। चलिए, तो एक तो चलिए, और कुछ बताइए। बताइए विकृत गंधिता क्यों हुआ? ऑक्सीजन कारण हुआ ना। तो ऑक्सीजन के उल्टा कौन चीज लगाते? जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर किसके रूप में काम करता है? ऑक्सीकारक किस रूप में काम करता है? तो ऑक्सीकारक को मारने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रति ऑक्सीकारक। किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रति ऑक्सीकारक। किसका इस्तेमाल करेंगे? ध्यान सुना लो, तो इसके बारे में समझिए, तब लिखना थोड़ा मेरे लिए आसान होगा। क्या लिख देंगे? तो प्रति ऑक्सीकारक बोले या प्रति उपचायक बोले, दोनों का मतलब क्या हुआ? सेम। कोई दिक्कत इसमें? ध्यान देंगे, ध्यान से सुनिए। तो ये प्रति ऑक्सीडेंट, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटी माने क्या होता है?
जो विपरीत काम करता है, करता है और नहीं बोलते एंटीपार्टी का है। इस जब मोबाइल में या लैपटॉप में कंप्यूटर में वायरस क्या होता है, तो लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? एंटीवायरस। एंटी माने क्या होता है? मारने वाला। क्या होता है? मारने वाला। जब बाल में डेंड्रफ हो जाता है तो किसका इस्तेमाल करते हैं लोग? एंटी डेंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं लोग। तो एंटी माने मारने वाला। अब यह विकृत गंधिता किसके कारण हो रहा है? ऑक्सीडेंट के कारण हो रहा है, यानी ऑक्सीकारक कारण। तो उसको मारने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीकारक को मार देगा, यानी उसका प्रभाव को निष्क्रिय कर देगा। तो क्या ऑक्सीकरण होगा? नहीं होगा। इन ऑक्सीकरण नहीं, इसका माने क्या हुआ? वो सुरक्षित रहेगा। क्या रहेगा? यानी उसका विकृत गंधिता नहीं होगा। ठीक है, तो एक ही उपाय हो गया, फ्रीज वाला हो गया, दो हो गया। और बोलिए, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तन में किसमें रख देंगे? वायुरोधी, जहां पर हवा न जाए, तभी तो सेफ रहेगा ना। तो चलिए 2-3 बोली होते हैं। पहला क्या है? खाद्य पदार्थों को किसमें रखना चाहिए? वायुरोधी। खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखनी चाहिए। और बोलिए लोग, किसमें रखना चाहिए? फ्रिज बोले थे, फ्रिज। हाँ, खाद्य पदार्थों को फ्रिज में, खाद्य पदार्थों को फ्रिज, यानी उसे क्या बोलते हैं लोग? रेफ्रिजिरेटर। रेफ्रिजिरेटर में रखनी चाहिए। एक और बताइए लोग, खाद्य पदार्थों में क्या मिलाना चाहिए? प्रतिऑक्सीकारक। खाद्य पदार्थों में क्या मिलाना चाहिए? प्रति ऑक्सीकारक या प्रति उपचायक। बात है क्या ना है? प्रति उपचायक। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं लोग? एंटीऑक्सीडेंट। प्रति उपचायक, इसे हम प्रति ऑक्सीकारक भी बोल सकते हैं। प्रति ऑक्सीकारक मिलाना चाहिए। क्या करना चाहिए? मिलाना चाहिए। किसी दिक्कत? चलिए, अब एक लास्ट सवाल बताइए लोग, चिप्स के पॉकेट में कौन सा गैस भरा रहता है? क्यों भरा रहता है? कि उसका विकृत गंधिता यानी विकृत ना हो, खराब ना हो। तो सुन ले भाई ध्यान से, ऑक्सीजन गैस रहे तो क्या होगा? उसका विकृत गंधिता हो जाएगा। तो ऑक्सीजन गैस निकालते और क्या भरते हैं? नाइट्रोजन गैस भरते हैं। क्यों? विकृत गंधिता से बचाने के लिए। इसमें पॉइंट लिख सकते हैं लोग, विकृत गंधिता से बचाने के लिए चिप्स के पॉकेट में, इवन चिप्स के पॉकेट नहीं, अन्य जो भी खाने वाला पॉकेट आता है ना, जो ढेर दिन माने खाने वाला पॉकेट नहीं, तो पॉकेट में जो सामान रहता है ढेर दिन तक जो रहता है ना, उसमें कौन सा भर दिया जाता है गैस? नाइट्रोजन। हटाओ, कभी मॉल में जाएंगे दाल खरीदने, दाल देखते हैं वो जो पैक एकदम, देखते एकदम पूरा पैक रहता है। क्या है? उसमें वैक्यूम क्रिएट किया रहता है, निर्वातित किया जाता है। तो निर्वातित पूरा दब गया रहता है, उसमें नाइट्रोजन भी क्या मिलाया रहता है, ताकि खाना खराब ना हो, वो सब चीज खराब ना हो। तो सर नाइट्रोजन खराब है तो ऑक्सीजन क्या खराब होता है? तो नाइट्रोजन जो होता है ना, कमरे के ताप पर क्या होता है? लगभग अक्रिय होता है। क्या होता है? कमरे के ताप पर वो रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए खराब नहीं होता। समझ में रहा है ना? तो सर नाइट्रोजन भरते और भी तो बहुत सारे अक्रिय पदार्थ है। तो नाइट्रोजन की और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो विशेषता नंबर 1 की अविषैला है। क्या है? ऐसे इमेजिन कर, विषैला होता तो क्या हम नाइट्रोजन भरते हैं? यदि नाइट्रोजन विषैला होता तो चिप्स अंदर हम लोग पता। ठीक है, तो नाइट्रोजन अविषैला है, कमरे के ताप पर अक्रिय रिएक्शन नहीं करता है। और एक और सबसे बड़ा बेनिफिट बात यह है ना, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना % है? लगभग 78%, इसलिए हमको आसानी से मिल जाता है। तो आसानी से मिलना भी तो चाहिए ना। चलिए, तो विकृत गंधिता से बचाने के लिए चिप्स के पैकेट में कौन गैस? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस सूत्र क्या होगा? N2 भरा जाता है। किसी को दिक्कत? चलिए, कहानी खत्म। एक बार देखिए ध्यान से, तो इसी के साथ क्या होता है? पहला पार्ट का पूरा थ्योरी क्या होता है? खत्म। ध्यान से नहीं लो, नहीं बजे अगले क्लास में। हेलो, ये पार्ट खत्म हुआ ना। आज का होमवर्क क्या है? एनसीईआरटी में जितने सवाल सब क्या करेंगे लोग? ट्राई कर लेंगे लोग, लेकिन आज जो पढ़े उसको भी तो कंप्लीट करना है ना। चलिए होमवर्क लिखिए लोग।